हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी हंस। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। भारत में रसोई गैस इमरजेंसी लागू, सरकार का तेल कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश। ईरान इजराइल जंग बढ़ी तो किल्लत होगी। ईरान इजराइल जंग अगर बढ़ी तो भारत में रसोई गैस की किल्लत भी बढ़ सकती है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने इमरजेंसी पावर का यूज करते हुए देश की सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव और सप्लाई चेन में रुकावट की वजह से गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने गुरुवार देर रात को यह आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया है कि अब रिफाइनरी कंपनियां अपने पास मौजूद प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल सिर्फ रसोई गैस बनाने के लिए करेंगी, यानी कि इन गैसों का उपयोग किसी और काम में नहीं किया जाएगा। रूस से कच्चा तेल खरीद सकेगा भारत। ईरान जंग के कारण अमेरिका ने 3 अप्रैल तक रियायत दी, इसलिए पेट्रोल डीजल अब महंगा नहीं होगा। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल के लिए खत्म हो गया है क्योंकि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की शर्तों के साथ छूट मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया है। यह लाइसेंस 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। वहीं अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने 6 मार्च को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत अब अस्थायी ये कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को स्थिर रखने के लिए यह छूट दी गई है। बेसेंट ने कहा कि ईरान ग्लोबल एनर्जी मार्केट को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है। इस दबाव को कम करने के लिए हम भारत को ये 30 दिनों की छूट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें ये उम्मीद है कि इसके बाद भारत अमेरिकी तेल की खरीद में तेजी लाएगा। अमेरिका का मानना है कि इस उपाय से ग्लोबल मार्केट में तेल की कमी नहीं होगी। यूपी में बिक रहा है मिलावटी तेल, 38 कंपनियों को नोटिस, 6 करोड़ का सरसों का तेल जब्त, खाने से हो सकती है दिल की बीमारी। यूपी में खाने के तेल में बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है। सरसों के तेल में घटिया तेल मिलाया जा रहा है और रंग और झाग के लिए केमिकल मिलाकर बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है। इसका खुलासा खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग FSDA की कार्रवाई में हुआ है। FSDA की जांच के दौरान कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उन्नाव और मुजफ्फरनगर में FIR दर्ज की गई है। 38 तेल कंपनियों और फर्मों को नोटिस भी जारी किया गया है। यूपी में खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग की आयुक्त रोशन जैकब ने होली और रमजान को लेकर पूरे प्रदेश में खाने की सामग्री को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया है। पहले पानी और फिर तेल का कारोबार करने वाली यूनिटों की जांच की गई है जिसमें बड़े पैमाने पर खामियां पाई गई हैं। कर्नाटक में बच्चों के सोशल मीडिया यूज करने पर बैन की तैयारी, प्रस्ताव 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट के लिए माता पिता की परमिशन जरूरी। कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 2026-27 के राज्य बजट भाषण के दौरान इसका ऐलान किया है। बजट डॉक्यूमेंट में कहा गया कि बच्चों में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और इससे उन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। हालांकि ये केवल नीति की घोषणा है। इसे लागू करने के लिए राज्य सरकार नियम बनाएगी और इसमें उम्र की जांच और सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नियमों का पालन करने की व्यवस्था तय की जाएगी। ये प्रस्ताव देश के डेटा सुरक्षा कानून, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2025 से जुड़ा हुआ है। इस कानून के मुताबिक किसी बच्चे के निजी डेटा का इस्तेमाल करने से पहले उसके माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक की अनुमति लेना जरूरी है। इसके साथ ही ये भी जांच करनी होगी कि अनुमति देने वाला व्यक्ति वयस्क है। इसके लिए सरकार की मान्यता प्राप्त पहचान प्रणाली या फिर डिजी लॉकर जैसी सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की रिपोर्ट, मोटापा बना साइलेंट महामारी। भारत में 5 से 19 साल के बच्चों में मोटापे की दर 4.8% की दर से बढ़ रही। अगर आप मानते हैं कि दुनिया में बच्चों की सबसे बड़ी समस्या कुपोषण या कम वजन है तो अब तस्वीर बदल रही है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 से 2027 के बीच दुनिया में वजन कम वाले बच्चों से ज्यादा संख्या मोटापे के शिकार बच्चों की हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब बच्चों में मोटापे के मामले में चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।
यहाँ बचपन का मोटापा अब एक साइलेंट महामारी बनता जा रहा है। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 5 से 19 साल की उम्र के 4.1 करोड़ बच्चे उच्च बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स के साथ जी रहे हैं और इनमें से करीब 1.4 करोड़ बच्चे मोटापे के शिकार हैं। 2010 से 2025 के बीच भारत के 5 से 19 वर्ष के बच्चों में उच्च बीएमआई 4.8 की सालाना दर से बढ़ा है। वहीं 5 से कम उम्र के बच्चों में भी मोटापा 4.4% की सालाना दर से बढ़ रहा है। बंगाल एसआईआर, ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठी, कहा चुनाव आयोग ने जिन वोटरों को मृत बताया मैं उन्हें सामने लाऊंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में वोटर रोल से नाम हटाने के खिलाफ धरना शुरू किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पोस्ट एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से मनमाने तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं। कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो चैनल पर शुरू हुए इस विरोध के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग बंगाली मतदाताओं को वोट देने से रोकने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इस साजिश को बेनकाब करेंगी। टीएमसी प्रमुख ने आरोप लगाया कि संशोधित वोटर सूची में कई मतदाताओं को गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को वे धरना स्थल पर लाकर दिखाएंगी जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत के रूप में दर्ज कर दिया है। सोना 3 दिन में 8,000 रुपए सस्ता हुआ, 1.59 लाख रुपए पर आया। चांदी 26,000 रुपए गिरकर 2,63,000 रुपए पर आई। 36 दिन में 1.23 लाख रुपए सस्ती हुई। सोने और चांदी के दामों में लगातार तीसरे दिन गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,177 रुपए घटकर 1,59,409 पर आ गया है। इससे पहले इसकी कीमत 1,60,586 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। सोना 3 दिन में 8,000 रुपए सस्ता हुआ है। वहीं 1 किलो चांदी 902 रुपए गिरकर 2,63,210 पर आ गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,64,212 रुपए प्रति किलो थी और ये 3 दिन में 26,000 रुपए सस्ती हुई है। सोने चांदी के दाम में ये गिरावट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आ रही है। ट्रंप बोले ईरान मेरे बिना सुप्रीम लीडर ना चुने, सिलेक्शन में अमेरिका का रोल जरूरी, खामेनेई का बेटा मंजूर नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को उसके बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए नेता के चयन में अमेरिका की भूमिका जरूरी है और बिना अमेरिका की भागीदारी के ऐसा करना वक्त की बर्बादी होगी। एक्सियोस को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान अगर अमेरिका को शामिल किए बिना नया सुप्रीम लीडर चुनता है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर नया नेता भी पुराने नेतृत्व की नीतियों जारी रखता है तो अमेरिका और ईरान के बीच आने वाले वर्षों में फिर से टकराव हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ऐसा नेता चाहता है जो ईरान में शांति और स्थिरता ला सके। नेपाल के चुनाव में भारत विरोधी ओली 8,000 वोटों से पीछे, अपने गढ़ में मिल रही हार। बालेन शाह की पार्टी आरएसपी 107 सीटों पर आगे। नेपाल में आम चुनाव की मतगणना जारी है। 165 में से 150 सीटों पर शुरुआती रुझान आ चुके हैं। रायपुर और काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी 4 सीटें जीतने के साथ ही 107 सीटों पर आगे है। आरएसपी पार्टी 2022 में बनी थी। वहीं गगन थापा की पार्टी नेपाली कांग्रेस ने 1 सीट जीत ली है, जबकि 10 सीटों पर आगे है। वहीं केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल भी 11 सीटों पर आगे है। केपी ओली खुद भी झापा 5 सीट पर बालेन शाह से 5,261 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ओली ने झापा 5 सीट से 2017 और 2022 का चुनाव जीता था। पिछले साल सितंबर में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद हुए चुनाव में 60% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। वोटों की गिनती में 3 से 4 दिन लगने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने कहा कि 9 मार्च तक काउंटिंग पूरी करने की कोशिश की जाएगी। 7 राज्यों के राज्यपाल, दिल्ली लद्दाख के एलजी बदले, बंगाल के राज्यपाल का इस्तीफा, RN रवि नए गवर्नर, ममता बोली केंद्र का एक तरफा फैसला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में नई नियुक्तियां की हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने इस्तीफा दिया है। उनकी जगह तमिलनाडु के गवर्नर रहे RN रवि को बंगाल भेजा गया है। दरअसल उधर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भी इस्तीफा दिया है। उन्हें हिमाचल का राज्यपाल बनाया गया है। लद्दाख में विनय कुमार सक्सेना को उपराज्यपाल बनाया गया है। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोस के इस्तीफे पर हैरानी जताई। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी मुझे सूचित किया कि RN रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है। उन्होंने मुझसे राय नहीं ली, ये केंद्र का एक तरफा फैसला है। बोस ने 23 नवंबर 2022 को बंगाल के राज्यपाल बने थे। वहीं गुप्ता ने 18 जुलाई 2025 को कार्यभार संभाला था।
जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पीएम के पोस्टर पर कालिख पोती। ललन सिंह बोले, मुख्यमंत्री कौन होगा नीतीश कुमार ही तय करेंगे। सीएम ने बुलाई सांसदों और विधायकों की मीटिंग। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद जदयू कार्यकर्ता काफी गुस्से में हैं। वो इसे साजिश बता रहे हैं। इसको लेकर जदयू दफ्तर के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं जदयू कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के पोस्टर पर कालिख पोती। इसके साथ ही पटना में जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं जिस पर लिखा है, नीतीश सेवक कर रहा पुकार, नेता करें अपने निर्णय पर विचार। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने जदयू के सांसदों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों की मीटिंग बुलाई है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने बारी बारी से मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसी बीच जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा के खिलाफ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा ये भी नीतीश कुमार ही तय करेंगे। चारधाम यात्रा 2026 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, व्हाट्सएप से कर सकते हैं आवेदन। बता दें आपको कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। अब श्रद्धालु घर बैठे मोबाइल, कंप्यूटर, मोबाइल ऐप या व्हाट्सएप के जरिए भी यात्रा के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। यात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रखा गया है ताकि प्रशासन यात्रियों की संख्या, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को बेहतर तरीके से संभाल सके। इस साल चार धाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से हो रही है। परंपरा के मुताबिक इसी दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। फिलहाल सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, जबकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। यात्रा शुरू होने से पहले हरिद्वार, ऋषिकेश समेत कई प्रमुख स्थानों पर बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन काउंटर लगाए जाएंगे ताकि जिन श्रद्धालुओं के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है वो भी आसानी से पंजीकरण करा सकें। मोहन भागवत बोले, हम बटे हुए हैं इसलिए आक्रमण हो रहे हैं, भेद और स्वार्थ को तिलांजलि दें। संत ने कहा, जैनों को हिंदुओं से अलग ना समझें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि आक्रमण भी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम सोए और बटे हुए हैं। हम वास्तव में एक ही हैं, पंथ संप्रदाय से अलग हैं, संस्कृति देश समाज के नाते हम एक हैं। ज्ञान नहीं है तो हम भेद मानता है। आज से सद्भावना की शुरुआत कर देनी चाहिए। मेरा एक एक मित्र कुटुंब होगा, उसका मेरा यहाँ आना जाना और सुख दुख, खाना पीना सभी रहेगा क्योंकि समय बड़ा कठिन है। मोहन भागवत ने कहा ये बात जैसलमेर में जैन समाज के चादर महोत्सव में कही है। इससे पहले भागवत ई रिक्शा में बैठकर सोनार दुर्ग गए, जहां पर पार्श्वनाथ जैन मंदिर में दर्शन पूजन कर जिन भद्र सूरी ज्ञान भंडार और दादा गुरुदेव की पावन चादर के दर्शन किए। यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी। राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री टॉपर, 958 कैंडिडेट सिलेक्ट। टॉप 10 में सिर्फ 3 लड़कियां। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया टॉप किया है। 958 कैंडिडेट्स अलग अलग सर्विसेज के लिए चयनित हुए हैं। पूरा रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध है। वहीं जारी किए गए रिजल्ट में कुल 180 कैंडिडेट्स आईएएस के लिए चयनित हुए हैं। आईएफएस के लिए 55 कैंडिडेट्स का चयन हुआ है। वहीं 150 आईपीएस के लिए चुने गए हैं। रिपोर्ट, भाजपा की 2024-25 में इनकम 6,769.14 करोड़ रुपए रही। ये 6 राष्ट्रीय पार्टियों की आय का 85%। कांग्रेस की इनकम से 7 गुना ज्यादा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने वित्तीय साल 2024-25 के लिए राष्ट्रीय पार्टियों की इनकम जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की कुल आय 6,769.15 करोड़ है। 6 राष्ट्रीय पार्टियों की आय का 85% हिस्सा अकेले भाजपा के पास है। बीजेपी की इनकम पिछले साल के मुकाबले 55.95% है और कांग्रेस से करीब 7 गुना ज्यादा है। देश के 6 प्रमुख राष्ट्रीय दलों भाजपा, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम, वहीं आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीईपी की कुल आय 7,960 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। वहीं पिछले साल की तुलना में राष्ट्रीय दलों की कुल आय में 41.35% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कांग्रेस की आय 2023-24 में 1,230.73 करोड़ थी, जो कि 2024-25 में घटकर 918.29 करोड़ रह गई है। यह पिछले साल से करीब 25.39% कम है। आम आदमी पार्टी की कमाई में 73.20% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि बीएसपी और सीपीआईएम की आय में ज्यादा अंतर नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ व्हाट्सएप चैट से तलाक नहीं, पत्नी पर क्रूरता के आरोप साबित करने होंगे। फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बिना सबूत सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर तलाक का आदेश नहीं दिया जा सकता। जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने महिला की फैमिली कोर्ट अपील पर सुनवाई में ये बातें कही हैं। बेंच ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13(1) IA के तहत क्रूरता के आरोप कानूनी तौर पर मंजूर सबूतों से साबित होने चाहिए। जिस सामग्री पर भरोसा किया गया, विरोधी पक्ष को उसका खंडन करने का मौका मिलना चाहिए। महिला ने फैमिली कोर्ट के 27 मई 2025 के एक तरफा फैसले और आदेश को चुनौती दी थी। इस फैसले में फैमिली कोर्ट ने क्रूरता के आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पति की तलाक की अर्जी मंजूर की थी। अपील करने वाली पत्नी ने कहा कि डिक्री एक तरफा पास हुई है। फैमिली कोर्ट ने सिर्फ दोनों पक्षों के बीच व्हाट्सएप चैट और SMS एक्सचेंज का इस्तेमाल किया। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। अजीत पवार प्लेन क्रैश मामला, भतीजे रोहित पवार का सवाल। CID ने VSR के मालिक से पूछताछ किया, मेहमान नवाजी की। अभी तक FIR क्यों नहीं हुई? महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार के प्लेन क्रैश मामले में अजीत के भतीजे रोहित पवार ने महाराष्ट्र CID की जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पे पोस्ट में करते हुए लिखा कि CID ने विमान कंपनी VSR के मालिक सिंह से पूछताछ की या फिर उनकी मेहमान नवाजी की। CID ने एक दिन पहले VK सिंह से 28 जनवरी को हुए बारामती प्लेन क्रैश मामले में पूछताछ की थी। अधिकारियों ने कहा था कि सिंह से सुबह 11 बजे से शाम के 7:30 बजे तक पूछताछ की गई थी। इस दौरान उनका बयान भी रिकॉर्ड किया गया था। रोहित ने आरोप लगाते हुए लिखा कि CID का ज्यादा समय सिंह से पूछताछ से ज्यादा उनकी देखभाल में बीता। रात में VK सिंह को काले शीशे वाली पुलिस गाड़ी में मेहमानों की तरह ले जाया गया और इतने बड़े हादसे के बावजूद अब तक FIR दर्ज नहीं की गई। उल्टा मीडिया और मेरे साथ बुरा बर्ताव किया गया। रायसीना डायलॉग में ईरानी उप विदेश मंत्री बोले, आखिरी गोली तक लड़ेंगे। ट्रंप न्यूयॉर्क का मेयर तक नियुक्त नहीं कर सकते, हमारा लीडर क्या खाक तय करेंगे। दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग 2026 में ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खातीबजादेह ने शामिल हुए। उन्होंने कहा कि तेहरान के पास इजरायली और अमेरिकी हमले के खिलाफ देश की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमने कसम खाई है कि देश आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में नेतृत्व बदलने की बात करते हैं, जबकि वे अपने ही देश में न्यूयॉर्क के मेयर तक नहीं नियुक्त कर सकते। यह एक तरफ का औपनिवेशिक नजरिया है। वे अपने देश में लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन ईरान की लोकतांत्रिक सरकार को गिराना चाहते हैं। न्यूज एजेंसी ANI से चर्चा के दौरान खतीबजादेह ने कहा कि ईरान इस समय पूरी तरह से युद्ध की स्थिति से गुजर रहा है। हम जब तक बात कर रहे हैं, मेरे सभी नागरिकों पर अमेरिका इजराइल का लगातार हमला हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी ईरान के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वो हमलावर के खिलाफ पूरी तरह से विरोध करे। समाजवादी पार्टी का नारा PTA, 70% मुस्लिम यादव जिलाध्यक्ष। अखिलेश को संगठन में आखिर क्यों किसी और पर भरोसा नहीं? समाजवादी पार्टी 2022 में यूपी की सत्ता की दौड़ में पिछड़ने के बाद से PTA यानी पिछड़ा दलित मुस्लिम का नारा दे रहे हैं। वहीं 2024 में इसे उन्होंने नारे के बलबूते पर ही यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 37 पर सफलता उन्हें मिली थी। उनके साथ गठबंधन में लड़ी कांग्रेस के भी 6 सदस्य जीतने में सफल रहे थे। तब माना गया था कि समाजवादी पार्टी PTA को संगठन में आत्मसात कर राजनीति में नई लकीर खींचेगी, लेकिन आज भी समाजवादी पार्टी के 97 जिलाध्यक्षों या महानगर अध्यक्षों में 70% यादव मुस्लिम MY हैं। आज का सुविचार, कर्मों से ही इंसान को पहचान मिलती है, बाकी नाम तो लाखों लोगों के एक जैसे होते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।